हिंदुत्व पॉप की डिज़ाइन यही है कि युवा पीढ़ी को हिंदुत्व की तरफ दर्शाए और उनको उसकी तरफ लेके जाए। उसको कहीं न कहीं हिंदुत्व को एक आकर्षित एक आइडिया के रूप में प्रेज़ेंट किया जाए इन युवा पीढ़ी के सामने। तो इसीलिए हिंदुत्व पॉप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बीजेपी की राजनीति के लिए और आरएसएस की पॉलिटिक्स के लिए। बिल्कुल, ये नफ़रत का एल्गोरिदम है जिसको देखकर उनसे जो प्लेटफ़ॉर्म है वो कह रहा है कंटेंट क्रिएटर से कि ये एंगेजिंग है, जो आप कर रहे हैं बहुत एंगेजिंग है ये और इसको जो है और थोड़ा-सा और ज़्यादा इसको और मसाला डालिए इसमें और इसमें कुछ ऐसा करिए कि जो आदमी नफ़रत कर रहा है वो हिंसा करने लगे, जो हिंसा करने लगा करता हो है वो हत्याएँ करने लगे। तो ये एक तरह से इस तरह की बात है। तकरीबन 200 मिलियन व्यूज़ इन सारे एज पॉप गानों पे आए हैं सिर्फ़ यूट्यूब पर। बाकी प्लेटफ़ॉर्म्स की तो बात भी नहीं कर रहे हैं हम लोग, बट सिर्फ़ यूट्यूब पर 200 जी, मिलियन व्यूज़ इन गानों को आए हैं। तो जी। प्लेटफ़ॉर्म्स को भी पता है कि हिंदुत्व आज धंधे के लिए बहुत अच्छा है और आज का मौका उनको ये गँवाना नहीं है, इसीलिए वो हिंदुत्व गानों को आगे बढ़ावा भी देते रहते हैं। देखिए, अलग-अलग किस्म का कंटेंट है निधीश। इसमें कंटेंट ऐसा भी है कि जो एक कोडेड लैंग्वेज में मुसलमानों की तरफ इशारा करता है। वो उनको जिहादी कहेगा, वो उनको सूअर कहेगा, उनको सांप कहेगा, लेकिन आपको साफ-साफ पता चल जाता है कि ये किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। हिंदुत्व पॉप को जगाए रखने में, हिंदुत्व पॉप को की पॉपुलैरिटी बनाए रखने में बिग टेक का कितना ज़्यादा सहयोग है वो इससे मालूम पड़ जाता है क्योंकि ये सारी कंपनियाँ अमेरिका में बैठ के अमेरिकन्स शेयर होल्डर्स के प्रॉफिट्स पे जी रही हैं। लेकिन उनका जो सबसे बड़ा मार्केट है, वो इंडिया है और सबसे बड़े मार्केट में वो नफ़रत फैलाने का काम करते-करते, वो ना तो बस अपने आप को प्रॉफ़िट कमा के दे रही है, पर निधीश वो इन सारे कलाकारों को भी पैसे वापस दे रही है। नमस्कार, मैं हूँ निधीश त्यागी और आप हैं हरकारा डीप डाइव पर। और आज हमारे एक खास मेहमान हैं कुणाल पुरोहित साहब जो जर्नलिस्ट हैं मुंबई में। और उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण किताब मेरे ख्याल से 3-4 साल पहले आई थी एच पॉप नाम से, जो कि हिंदू हिंदुत्व से जो जुड़े हुए जो पॉप म्यूज़िक या जो बना के चलते हैं उसके ऊपर खासी किताब है हार्पर कॉलिन्स की। और अभी वो लगातार इस नफ़रत और हिंसा भड़काने वाले, नफ़रत फैलाने वाले गानों पर और उनके बिज़नेस, उनके कारोबार पर, उसके पीछे जो ताकतें हैं, उनके बारे में लगातार वो खुद और कुछ लोगों के साथ मिलकर इस बात को का शोध, अनुसंधान, रिसर्च करते रहे हैं, उसके बारे में लिखते रहे हैं। वो आर्टिकल 14 अल जज़ीरा और वायर जैसे प्रकाशनों में लगातार लिखते हैं और वहाँ उनको पढ़ा जा सकता है। तो कुणाल, एक तो आपका स्वागत है इस बातचीत में, पर ये जो नई स्टडी आपने की है, जो सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइज्ड हेट और इंडिया हेट लैब के साथ मिलकर की है, तो इसके बारे में बताइए कि क्या है ये हमारे हिंदी भाषी दर्शकों और श्रोताओं के लिए? जी, जी, बहुत-बहुत शुक्रिया निधीश। कुछ समय बाद आपसे वापस चर्चा करने का मौका मिल रहा है। देखिए, हमने जब पिछली बार चर्चा की थी निधीश, आपको याद होगा हमने किताब को लेकर चर्चा की थी। दर्शक अभी भी शायद आपके चैनल पे वो वीडियो देख पाएँगे, लेकिन उस समय परिस्थिति ऐसी थी कि हम हिंदुत्व पॉप म्यूज़िक को बस जान रहे थे। हम उसको धीरे-धीरे ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलराइज़ होता देख रहे थे, शहरों में, कस्बों में। आज परिस्थिति कुछ अलग सी है, अब उस चर्चा को 3 साल हो गए नीतीश। आज जी। परिस्थिति ऐसी है कि जिस किस्म के गानों को हम बस कहीं कस्बों में, गाँवों में सुनते थे, वो सारे गाने आज हमारे बड़े से बड़े शहरों में आज बजते हैं। अम, मुंबई में अंधेरी जो सब जो वहाँ यहाँ का एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट के बाहर पिछले साल बज रहे थे गाने और वो मैंने उसको भी रिपोर्ट किया था। जिसके लिए पुलिस की मुझे नोटिस आ गई थी और ट्विटर को बोला गया था कि मेरे ट्विटर के पोस्ट्स को निकाला जाए। तो कहने का मतलब ये है कि एक एक तरीके से हिंदुत्व पॉप म्यूज़िक की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई है। उसके साथ-साथ मुझे ये देखना था कि इन इन गानों की स्केल क्या है? क्योंकि मेरी किताब जो है वो एक क्वालिटेटिव स्टडी थी। वो वो इन गानों की के बिज़नेस के पीछे और उसकी फ़िलॉसफ़ी के पीछे जा रही थी, लेकिन उसकी स्केल को दर्शाना वो किताब का स्कोप नहीं था।
इस स्टडी में मैंने जो किया है निधीश, वो ये है कि मेरे साथ 2 और भी रिसर्चर्स हैं। हमने सबने मिलकर ये किया है कि हमने एक तो इसकी स्केल को डिफाइन करना वाजिब माना है, और उसकी स्केल ये है कि हमने 4 बड़े-बड़े सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स और स्ट्रीमिंग सर्विसेज़ लिए हैं। एक है यूट्यूब, दूसरा है इंस्टाग्राम जो मेटा जिसको ओन करती है, तीसरा है स्पॉटिफ़ाई म्यूज़िक और चौथा है एप्पल म्यूज़िक। तो ये चारों प्लेटफ़ॉर्म्स में हमने टोटल जो गाने देखे हैं, जो हिंदुत्व पॉप गाने हैं, जो मुसलमानों और क्रिश्चियंस के खिलाफ लोगों को भड़काते हैं, जो उनके उनके बारे में गलत चीज़ें, गालियाँ, डिह्यूमनाइज़िंग लैंग्वेज दर्शाते हैं, और जो उनको वायलेंट थ्रेट्स देते हैं। तो इस टाइप के जो गाने हैं वो हमने पूरा जो 1 साल से 1.5 साल से कंपाइलेशन लगभग कर रहे हैं, हमने पाया है कि 532 गाने ऐसे हैं, 523 सॉन्ग्स ऐसे 523 523 532 जी, 523 गाने। 532 मैं गाने ऐसे हैं। हिंदी में बता देता हूँ उसकी जो फाइंडिंग्स थी, फिर उसके बारे में कुणाल आपसे बात। जी, 523 गाने इसमें कुणाल और उनकी टीम ने इकट्ठे किए, जिसमें 210 गाने यूट्यूब पर हैं, 109 स्पॉटिफ़ाई पर हैं, 103 मेटा म्यूज़िक लाइब्रेरी और 101 एप्पल म्यूज़िक पे है। तो इसमें जो उसका थ्रस्ट ये है कि किस तरह जो बड़े जो डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स हैं एंटरटेनमेंट और वो किस तरह से इसमें जानबूझकर या अनजाने में भागीदार बन रहे हैं। और जब उसके बारे में कोई उनसे कुछ कहता है तो वो जैसा कि कुणाल बता रहे हैं कि उन्होंने जब उसको पोस्ट किया ट्विटर पे तो उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। उनके पोस्ट को हटाने की बात की गई, न कि जो मूल जो पोस्ट जहाँ से आ रहे हैं उसको बंद करने की। अ, तो ये और इसको बार बार जैसे कि इसमें ये तो गाने हैं, फिर इनकी रील्स हैं। तो जैसे मेटा पर इंस्टाग्राम में इनकी 59 लाख से अधिक रील्स हैं, जो ये बार बार नफरत फैला रही हैं, जो हिंसा के बारे में बात करती है, जो मुसलमानों को गालियां देती है, उनको उनकी 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 डिग्निटी को अटैक करती है, उनके खुद के जो ह्यूमन राइट्स हैं उनको अटैक करती है। और और नीतीश, ये जो आपने कहा 59 जो 5.9 मिलियन, जी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 60 लाख रील्स जो हैं, जी, वो ये भी ध्यान रखना है कि हर रील की रीच अलग है। तो बिल्कुल एक ही रील जो है वो लाखों-लाखों लोगों तक पहुँचती है। तो अगर जी। आप वो नियरली जो 60 लाख रील्स हैं, उसकी अगर रीच आप देखने जाएँ तो वो तो आँकड़ा बहुत बड़ा हो जाता है फिर। वो इस देश की जनसंख्या से ज़्यादा ही हो सकता है, क्योंकि वो कई एक ही लोग कई-कई बार-बार देख रहे होते हैं और वो अलग-अलग लोगों तक पहुँच रहा होता है। इसी जानकारी में ये भी बताया गया कि यूट्यूब में 98 ऐसे कलाकार 98 ऐसे आर्टिस्ट्स हैं, करीब 100 चैनल हैं और इनका जो सब्सक्राइबर बेस है वो 7.64 करोड़ का है। इस देश की जनसंख्या पिछली बार जब गिनी गई थी तो 140 के आसपास थी। अभी वो चीन से अधिक हो चुकी है। जब अभी सेंसस होगा तब मालूम पड़ेगा कि भारत में कितने लोग दरअसल रहते हैं। अगर वो सब कुछ साफ-साफ ठीक से बताया जाएगा, जैसे कि जिसकी उम्मीद भी हम थोड़े संदेह के साथ करते हैं। इसमें जो अगली बात ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है इस पूरे स्टडी में जो कुणाल और उनकी टीम ने की है। इसमें हर 2 में से 1 गाना सीधे हिंसा की बात करता है। 523 में से 263 गाने ऐसे हैं जो कि कह रहे हैं कि मुस्लिमों के साथ, ईसाइयों के साथ हिंसा करो। जाहिर तौर पे ये सरकार की नाक के नीचे हो रहा है, जो दुनिया भर की बातें करती है, पर वो जो अब जब जब उनके पक्ष में उनके लोग जब ये कर रहे होते हैं, तब उनके कान पे जूं तक नहीं रेंगती। ये भी साफ-साफ दिखलाई पड़ता। तो ये सिर्फ उस इंडस्ट्री के बारे में नहीं है जो सिर्फ फल-फूल रही है, ये हमारे सरकार के निकम्मेपन और बेईमानी के बारे में भी है। ये जो पूरा सर्वे है। यूट्यूब पर 104 गाने मुसलमानों के खिलाफ हिंसा उकसाते हैं, जिन्हें 9.7 करोड़ बार देखा गया। तो ये सारे डेटा जब ये सबको इकट्ठा करके देखते हैं, तो समझ में आता है कि किस खतरनाक स्तर पर ये ज़हर जो है फैलाया गया है, जिसमें सिर्फ़ ये जो गाना बनाने वाले लोग शामिल नहीं हैं। इन गाना बनाने वालों के पीछे जो लोग हैं वो इनको ना रोकने वाले वो, इनका गाना रुकवाने न जिन्होंने नहीं रुकवाया वो, सरकार, सब लोग इसमें शामिल हैं। और इसमें जो है एक और जो बात ये है कि इसमें ये मुनाफ़े की मशीनरी इस तरह से है कि इसमें 103 ब्रांड्स के विज्ञापन जो है इन वीडियो के बीच में चलाए गए। ये बहुत ही
कंप्रहेंसिव और बिल्कुल आँख खोल देने वाला डेटा है कुणाल। जी, जी, जी। और ये भी देखिए एक एक चीज़ याद रखनी बहुत ज़रूरी है निधीश यहाँ, कि हम जब इन गानों की बात करते हैं तो हमारी हमारी स्टडी का यार्डस्टिक ये था कि हम हर प्लेटफ़ॉर्म में, जैसे आपने आंकड़े दर्शाए, हम हर प्लेटफ़ॉर्म की अपनी-अपनी जो पॉलिसीज़ हैं, उसी के खिलाफ जो गाने बन रहे हैं, जो कंटेंट आ रहा है, उसको हमने काउंट किया है। तो ऐसे बहुत ज़्यादा गाने, ऐसे इससे भी ज़्यादा गाने नंबर्स तो हैं ही, जो शायद उस प्लेटफ़ॉर्म की पॉलिसी के खिलाफ ना हो, लेकिन कहीं न कहीं वो हिंदुत्व की बात करता हो अलग-अलग तरीके से। तो उन गानों को हमने काउंट नहीं किया क्योंकि वो उस प्लेटफ़ॉर्म के खिलाफ नहीं जाते। तो अगर आप देखें कि टोटल हिंदुत्व पॉप गानों की संख्या क्या है, तो वो ये जो 523 गाने हैं, उससे बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। बस वो 523 उसी सबसेट के का हिस्सा है, जो हर प्लेटफ़ॉर्म पे उनकी पॉलिसीज़ के अगेंस्ट जाता है। आपने कुछ-कुछ चीज़ें तो बिल्कुल सही कही, लेकिन इसमें ये भी नीतीश दर्शाता है कि हिंदुत्व पॉप को जगाए रखने में, हिंदुत्व पॉप को की पॉपुलैरिटी बनाए रखने में बिग टेक का कितना ज़्यादा सहयोग है, वो इससे मालूम पड़ जाता है, क्योंकि ये सारी कंपनियाँ अमेरिका में बैठ के अमेरिकन्स शेयर होल्डर्स के प्रॉफिट्स पे जी रही हैं। लेकिन उनका जो सबसे बड़ा मार्केट है, वो इंडिया है, और सबसे बड़े मार्केट में वो नफ़रत फैलाने का काम करते-करते वो ना तो बस अपने आप को प्रॉफ़िट कमा के दे रही है, पर निधीश वो इन सारे कलाकारों को भी पैसे वापस दे रही है, जो बिल्कुल। ये हमने रिपोर्ट में दर्शाया है, कि ये सारे कलाकारों को इन प्लेटफ़ॉर्म से पैसे मिलते हैं। ये प्लेटफ़ॉर्म्स इनको ऐसी-ऐसी उपलब्धि देती है कि आप अपने ऑडियंस से डायरेक्टली पैसे कमाइए। जैसे यूट्यूब पर सुपर थैंक्स का एक फ़ीचर होता है, तो ये यूट्यूब ने बहुत सारे क्रिएटर्स को वो फ़ीचर भी दे के रखा है। यूट्यूब ने इनके अकाउंट्स भी मोनेटाइज़ करके रखे हैं, और ये भी हमने देखा है कि यूट्यूब ने इसमें से एक जो बड़ी चैनल है मयूर म्यूज़िक, उसको एक सिल्वर क्रिएटर अवार्ड भी दिया है। तो ये तो निधिश ऐसा हो गया कि यूट्यूब इनको कह रही है कि भाई आप जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, आप और करिए, हम आपको एनकरेज करते हैं कि आप यही काम करते रहिए, और हम आपको बढ़ावा देते रहेंगे। तो जी। कहीं न कहीं बिग टेक प्लेटफ़ॉर्म्स के रोल पर हमें बहुत केयरफुली देखने की ज़रूरत है, और उनको इस चीज़ के लिए अकाउंटेबल बनाना बहुत ज़रूरी है नितीश। बिल्कुल, ये नफ़रत का एल्गोरिदम है जिसको देखकर उनसे जो प्लेटफ़ॉर्म है वो कह रहा है कंटेंट क्रिएटर से कि ये एंगेजिंग है, जो आप कर रहे हैं बहुत एंगेजिंग है ये, और इसको जो है और थोड़ा-सा और ज़्यादा इसको और मसाला डालिए इसमें, और इसमें कुछ ऐसा करिए कि जो आदमी नफ़रत कर रहा है वो हिंसा करने लगे, जो हिंसा करने लगा करता हो है वो हत्याएँ करने लगे। तो ये एक तरह से इस तरह की बात है। अगर मैं किसी उसको एक एक मसलन जैसे बताने की कोशिश करूँ इसका मतलब क्या है कि तो लेकिन इसमें नितीश कितनी कितनी बुरी बात है, अगर आप थोड़ा-सा इसको एक मैक्रो पिक्चर में देखें, कि भयावह कितनी भयावह है है। ये बिल्कुल कि भयावह बात है। जी। ये कॉर्पोरेशंस ऐसी कंपनियों से बिलॉन्ग करते हैं जो इतनी प्रॉफिटेबल कंपनीज़ हैं, जिनके जिनके शेयर्स इतने महँगे हैं। अगर आप यूएस स्टॉक मार्केट को देखें तो गूगल के शेयर्स देख लीजिए, मेटा के शेयर्स देख लीजिए, तो एप्पल के शेयर्स देख लीजिए। ये सबसे महँगी कंपनीज़, ब्लू चिप कंपनियों में से इनका नाम गिनवाता जाता है। लेकिन इनका बिज़नेस मॉडल अगर आप देखें, तो समाज को तोड़ने का काम कर रही हैं ये कंपनीज़, और बिल्कुल। एक समाज की तरफ नफ़रत और हिंसा फैलाने का काम कर रही हैं। तो अगर ये कंपनीज़ इस चीज़ से प्रॉफ़िट कमा रही है, तो ये कितनी कितनी बुरी बात है हमारे लिए, हमारे समाज के लिए और हमारी आज की पीढ़ी के लिए, कि जो सबसे बड़ी-बड़ी कंपनीज़, जो सबसे ग्लोबल टेक लीडर्स हैं, उनका बिज़नेस मॉडल अंतिम में समाज को बाँटने का काम कर रहा है। इसमें शायद ये भी देखने वाली बात होनी चाहिए जो आप शायद बता पाएँ कि जैसे यहाँ पे हिंदू खतरे में है, तो यहाँ का यूट्यूब इसी पे यहाँ पे एल्गोरिदम इस तरह से काम कर रहा है कि हिंदू खतरे में है। मेरे ख्याल से पाकिस्तान में इस्लाम खतरे में होगा तो वो वहाँ का एल्गोरिदम उस हिसाब से काम करेगा। अ, अमेरिका में जो व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट ईसाई लोग हैं तो वो लोग खतरे में बताए जाते हैं तो फिर वो उनके हिसाब से। तो बिग टेक की बदमाशी सिर्फ ये नहीं है कि वो हिंदुस्तान में ऐसा कर रही है, वो उन सारे देशों में ऐसा कर रही है जहाँ पर उनकी सरकारें उनको एक करने दे रही हैं। और तो इसलिए ये बात भी इसमें ख्याल में रखने वाली बात है। जैसे कि 2 देशों में हम देख सकते हैं कि पहले ऑस्ट्रेलिया में हुआ और अभी इंग्लैंड में, कि 16 साल से कम बच्चों को सोशल मीडिया से उनको हटाया जा रहा है। तो क्योंकि ये भारत में ये भी दिक्कत है जिसके बारे में हम लोग शायद सोचते बिल्कुल नहीं, कि यह सारा का सारा कंटेंट नफ़रत और हत्या और हिंसाओं का, ये कंटेंट बच्चों के लिए भी उतनी ही आसानी से सुलभ है,
जितना कि किसी वयस्क के लिए, जिसके बारे में हम ऐसा मानते हैं, हालांकि सच भी ये भी सच नहीं कि वयस्क जो है समझदार होता है कि वो अपने हिसाब से समझ सकता है, विवेक का इस्तेमाल कर सकता है कि नहीं, ये मैं ऐसा सुन तो रहा हूँ पर मैं ऐसा करूंगा नहीं। पर जी बच्चों को ये, मतलब नरेंद्र मोदी सरकार को शायद ये सोचना चाहिए कि वो जो जहर फैला रहे हैं वो इस देश के बच्चों तक जा रहा है, जो कि जिसको लेकर कल कल काफी लंबी स्पीच दी स्टारमर ने, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने, इंग्लैंड के। और ऑस्ट्रेलिया में 6 महीने हो गए हैं जो सोशल मीडिया बच्चों के लिए रोके हुए। तो ये इसलिए हम सब दर्शकों को, जो जो पेरेंट्स हैं उनको, जो नौजवान है वो सबको इसकी इसकी भयावहता को समझने की जरूरत है, क्योंकि ये बहुत बड़े स्तर पर अब ये सब चल पड़ा है। ये इनके हाथ से लगभग हमारे और आपके हाथ से बाहर जा चुका है। और इसमें हमारी सरकार, हमारी सत्ता, हमारी जो प्रमुख राजनीतिक पार्टी, उसमें एक तरह से स्टेक होल्डर है, क्योंकि वो ये सब बढ़ा रही है, वो सब करती हुई जी दिखलाई जी पड़ती जी, मैं है। यही कहने वाला था कि देखिए दो चीजें हैं। एक तो कि आपने युवा पीढ़ी की बात की, हिंदुत्व पॉप की डिजाइन यही है कि युवा पीढ़ी को हिंदुत्व की तरफ दर्शाए और उनको उसकी तरफ लेके जाए, उसको कहीं ना कहीं हिंदुत्व को एक आकर्षित एक आइडिया के रूप में प्रेजेंट किया जाए इन युवा पीढ़ी के सामने। तो इसीलिए हिंदुत्व पॉप बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है बीजेपी की राजनीति के लिए और आरएसएस की पॉलिटिक्स के लिए। कि अगर आप एक युवा पीढ़ी में अपने अपने आप को एक आकर्षित आइडिया की तरफ से प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो इससे पॉप और पॉप कल्चर से कोई कोई मुझे लगता है बहुत कम ऐसे ऑप्शंस होंगे जो उससे ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे ये सारा कंटेंट कंज्यूम करते हैं। और इसीलिए मैंने जब आपको शुरुआत में भी कहा कि मेटा की जो हमने रील्स देखी है, जो तकरीबन 60 लाख रील्स है, और जी 60 लाख रील में हर रील में कितना रीच होगा वो मतलब वो तो ह्यूमनली पॉसिबल भी नहीं है कैलकुलेट करना। लेकिन अगर वो उसको कैलकुलेट करे तो रील्स कौन बनाता है नितीश? यदि नील्स ये जो रील्स बनाते हैं, वो ज़्यादातर युवा पीढ़ी है जो ये गानों पर रील्स बना रही है और वो गानों को और ज़्यादा स्प्रेड कर रही है। तो युवा पीढ़ी को आकर्षित करना एज पॉप का एक बहुत बड़ा ऑलमोस्ट एक कर्तव्य है इन सम वेज़। दूसरी बात ये कि आपने कहा कि ये प्लेटफ़ॉर्म्स ऐसा करते हैं क्योंकि सरकार इनको करने देती है। अ, यहाँ पे इंडिया में तो बात थोड़ी-सी अलग है, क्योंकि ये प्लेटफ़ॉर्म्स यहाँ ऐसा कर रहे हैं क्योंकि सरकार चाहती है कि ये ऐसा करे। तो ये जी सरकार की जो राजनीति है, उससे कदम से कदम मिलाकर प्लेटफ़ॉर्म्स चल रहे हैं। क्योंकि देखिए, ये हिपोक्रेसी बहुत बहुत अस्टाउंडिंग है कि एक हाथ में तो अगर हम देखें, तो ये वही प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, ख़ासकर कि मेटा और यूट्यूब, जो सरकार की आप थोड़ी-सी भी निंदा कर लो या फिर प्रधानमंत्री के बारे में थोड़ा-सा एक जोक कर लो। जैसे हमने आए दिन कितने सारे ऐसे पोस्ट देखे हैं, जो जो उनको निकाले दिए जाते हैं, जो ब्लॉक वो कर जो दिए। खिकी करने वाला जो वीडियो था, उसके क्लिप्स हम मतलब अभी दिखा देते हैं साथ में बात करते हुए। जी Mr. Modi, thank you so much for visiting our TCS, country. TCS, my friend. Yeah, yeah. Sure, Mr. Modi. Thank you so much for visiting our country. Yeah, great harassment. Yeah, thank you. Otherwise, it would be Thank bye bye. Sapna, sapna. तो उसको तो तुरंत ही निकाल दिया था, कुछ ही दिनों में निकाल दिया था मेटा ने। और मेटा ने ये भी नहीं कहा कि ये किस रूल के हिसाब से निकाला जा रहा है, बस यही कि सरकार ने चाहा कि इसको निकालो तो आपने निकाल दिया। लेकिन यही मेटा है जो 60 लाख रील्स हिंदुत्व गानों पर बनी है और भड़काने वाले और वायलेंट रील्स पर बनी है, और उस पे कोई नियंत्रण नहीं है इसका। तो ये हम जी कैसे मान लें? दूसरी बात कि यूट्यूब के बारे में अगर हम बात करें, तो यूट्यूब भी आए दिन लोगों की वीडियोस के व्यूज़ कम कर लेता है, चैनल्स को सस्पेंड कर देता है, बहुत कुछ करता है। लेकिन वही यूट्यूब ऐसा है जो ऐसे बस 3 चैनल हैं नीतीश, सिर्फ़ 3 ऐसे यूट्यूब चैनल हैं, जहाँ से 40% हिंदुत्व पॉप गाने बनते हैं। तो क्या यूट्यूब को नहीं पता कि बस ये 3 चैनल है जहाँ 40% और इतना बड़ा बल्क हिंदुत्व पॉप म्यूज़िक का बनाया जा रहा है? और उन 3 चैनल्स में से 1 चैनल तो ऐसा है जिसको यूट्यूब ने खुद सिल्वर क्रिएटर अवार्ड देके रखा है। तो क्या यूट्यूब, अगर यूट्यूब चाहे तो बिल्कुल इनको काबू में कर सकता है, लेकिन उनको करना नहीं है क्योंकि शायद सरकार नहीं चाहती कि वो करे। और दूसरा कि वो देखते हैं कि अपना बिज़नेस इसी से आ रहा है। जैसे जैसे हमने ये डिस्कस किया था, तकरीबन 200 मिलियन व्यूज़ इन सारे एज पॉप गानों पे आए हैं सिर्फ़ यूट्यूब पर।
बाकी प्लेटफॉर्म्स की तो बात भी नहीं कर रहे हैं हम लोग, बट सिर्फ यूट्यूब पर 200 जी मिलियन व्यूज इन गानों को आए हैं। तो जी प्लेटफॉर्म्स को भी पता है कि हिंदुत्व आज धंधे के लिए बहुत अच्छा है और आज का मौका उनको ये गंवाना नहीं है। इसीलिए वो हिंदुत्व गानों को आगे बढ़ावा भी देते रहते हैं। 200 मिलियन मतलब 20 करोड़, मतलब हिंदी में जब हम कहते हैं तो 20 करोड़ लोगों ने उसको देखा, या जी 20 करोड़ बार देखा, या हो सकता है एक ही व्यक्ति ने देखा हो। और इसमें जो अगर हम इसके बारे में जो थोड़ा सा किताब के बारे में बात करते हैं और पीछे जाते हैं, तो एक तो क्वांटिटेटिवली तो ये एक बिल्कुल भयावह संख्या है, जिसमें सरकार शामिल है, सत्तारूढ़ पार्टी शामिल है, इसमें हिंदुत्व की जो नॉट है, सारे हिंदू तो नहीं, जो हिंदुत्व की राजनीति करते हैं और हिंसा नफरत के बारे में लगातार बात करते हैं, जो जिसको जिसको सुन के शायद हम में से बहुत से लोगों के कान पक चुके हैं। मैं जहाँ रहता हूँ उसके बगल से कांवड़िए निकलते हैं, वो सब लोग यही वहाँ पे यही गाने बज रहे होते हैं अक्सर। जी जी जब नवरात्रि के समय भी यही सब हो रहा होता है, और रामनवमी के समय में ये सब हो रहा होता है, मगर हर बार हम देखते हैं कि कुछ भी छोटे से छोटे बहाने पर ये बहुत आक्रामक तरीके से हिंसा और नफरत जी फैलाई जाती है। तो पर उसमें वो हिंसा और नफरत, एक तो ये है कि ये प्लेटफॉर्म है और प्लेटफॉर्म में उसका जो है एम्पलीफिकेशन जो हो रहा है वो है, पर साथ ही उसका कंटेंट क्या है, जो जो जिसके कारण मैं ये बात कह रहे हैं कि ये मुसलमानों को और ईसाइयों को धमका रहा होता है, या एक तरह से उनके प्रति हिंसा के लिए लोगों को भड़का रहा होता है। देखिए, अलग-अलग किस्म का कंटेंट है निधीश। इसमें कंटेंट ऐसा भी है कि जो एक कोडेड लैंग्वेज में मुसलमानों की तरफ इशारा करता है। वो उनको जिहादी कहेगा, वो उनको सूअर कहेगा, उनको सांप कहेगा, लेकिन आपको साफ-साफ पता चल जाता है कि ये किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। तो उस टाइप का कंटेंट भी है। मोदी जी लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। लंबे लंबे लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। गीत गीत के लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन जैसे हम कहते हैं कि एक स्पेक्ट्रम है, तो एक एक स्पेक्ट्रम का एंड तो ये है कि ये थोड़ा-सा कोडेड कंटेंट है। लेकिन जैसे-जैसे आप उसी से स्पेक्ट्रम से आगे जाते हैं, तो आपको इस ऐसे-ऐसे टाइप के भयानक गाने मिलते हैं, जो बहुत स्पेसिफिकली बता देता है, या तो अपने लिरिक्स में बताता है निधीश, या तो वो अपने थंबनेल में बता देता है। किसी किसी जाली टोपी वाले आदमी को थंबनेल में रखेगा वो। या तो वो ये बता देगा, जैसे कुछ गाने हैं, भारत का मुल्ला मौलाना जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का मुल्ला मौलाना जय जय श्री राम बोलेगा। दूसरा गाना है, टोपी वाला सिर झुका के जय श्री राम बोलेगा। टोपी वाला सर झुका के जय श्री राम बोलेगा। तो ये बहुत क्लियरली बता देता है कि ये किस किस तरफ ये गाने जा रहे हैं। फिर कुछ ऐसे हैं कि जो जो बहुत ज़्यादा एक्सप्लिसिट है। मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ये लैंग्वेज कहना ज़रूरी भी है। लेकिन भारत में जो देशद्रोही है उनकी तो इस टाइप के गाने भी बनते हैं। तो ये तो बहुत क्लियरली गाली मेरे ख्याल देना। से सारे जो भी लोग खुद को अच्छा हिंदू मानते हैं या शरीफ हिंदू समझते हैं, उन्हें ये बात समझनी पड़ेगी किसी न कि अब वो वक्त आ चुका है मेरे ख्याल से देश में, कि उनके नाम पे ये सब कहा जा रहा है, जो अभी कुणाल ने कहा। ये कुणाल और हम दोनों शायद, मतलब हमारी हमारी जितने भी हम लोग आस्तिक जितने भी हों, पर ये हमारे, और हम इससे बिल्कुल असहमत नहीं है जैसे अभी सब जो हो रहा है, पर ये हमारे नाम पे किया जा रहा है ये। बिल्कुल। और ये नाम पे फिर से मैं दोबारा कह रहा हूँ कि इस नाम में नरेंद्र मोदी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग, उनके जो सारे शासिक संगठन, ये सब शामिल हैं इस पूरे कार, और सरकार के लोग जिन्होंने संविधान की शपथ लाके जो जो एसपी और आईएएस बनते हैं, वो चाहें, वो सब जो अपनी, मतलब जो जिसको कहते हैं कि कसम खाने के बाद भी वो सारे ये काम कर रहे हैं, जिसके कारण ये सब, जिसकी इजाजत दी जा रही है और जिसमें जैसे कि ये जो स्टडी है, ये उन सारे मेगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बारे में है, जो जो ये करने दे रहे हैं। जी, बिल्कुल। अ, उसी तरह से निधीश, ये गानों की राजनीति भी देखना बहुत फ़ैसिनेटिंग हो जाता है, क्योंकि देखिए ये अलग-अलग चीज़ें करती है नीति। ये निधीश, ये एक एक तरह से तो हमें अतीत में लेके जाती है। तो बहुत सारे गाने ऐसे हैं जो 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 ताजमहल की बात करेंगे, जो लाल किले की बात करेंगे,
जो अलग अलग ऐतिहासिक चीजों की बात करेंगे और आज के हिंदू को भड़काने की कोशिश करेंगे कि देखिए उन्होंने मुगलों ने क्या किया था आपके साथ। तो अगर मुगलों ने ये किया है तो आज हमें उसका बदला लेना है। तो एक एक तो ये गाने हो गए। दूसरे गाने ऐसे भी हैं जो आज बिल्कुल बिल्कुल आज के प्रेजेंट चीज़ों की बात करते हैं। तो समझ लीजिए अगर कोई केस हो जाता है जहाँ मुसलमान आदमी ने अगर हिंदू लड़की को मार डाला हो, तो उसको लव जिहाद बता देंगे और उसको बता देंगे कि ये बड़ी कॉन्स्पिरेसी से हुआ है। जी, तो फिर उसी के बारे में वो गाने बनाएँगे। तो बहुत सारे लव जिहाद के बारे में बहुत सारे गाने हमने पाए कि लव जी, जिहाद के बारे में बहुत एक पॉपुलर टॉपिक बन गया था। फिर हमने देखा कि जो बुलडोज़र जस्टिस कार्रवाई होती है, जो मुसलमानों के खिलाफ होती है, उसको टारगेट करने के लिए बहुत सारे गाने और उसको उसको ग्लोरीफाई करने के लिए बहुत सारे गाने बन गए। बुलडोजर बाबा जिंदाबाद 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 बुलडोजर तो ये हिंदुत्व पॉप में एक खासियत तो ये है निधीश कि उसके टारगेट्स जो हैं और उसका कंटेंट जो है वो कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहता है, वो बदलते रहता है और अलग-अलग चीज़ों पर वो गाने बनाते हैं। तो आपको कभी ऐसा ना लगे कि भाई ये तो वही की वही चीज़ पे आप गाने बना रहे हैं। तो जैसे ही कोई इवेंट हो जाती है जिससे उनको लगता है, जैसे पहलगाम ट्रेंडिंग 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 जी, टॉपिक्स से तय करते जी, हैं। जी, 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 जी। और मैं जब किताब लिख रहा था निधीश तब भी मुझे लोगों ने बताया कि हम अपने आप को पत्रकार मानते हैं इन सम वेज़ कुछ-कुछ सिंगर्स ने मुझे बताया। मैंने कहा ये कैसे? तो वो कहने लगे कि जैसे आप पत्रकार देखते हैं कि भाई क्या हुआ है, क्या क्या इवेंट चल रहा है, आप उस पे पत्रकारिता करते हैं। हम उसी तरह से ऑनलाइन देखते हैं कि किस चीज़ पर चर्चा ज़्यादा हो रही है और उसी पर हम गाना बना लेते हैं। तो इन सम वेज़ हम भी मीडिया का हिस्सा हो गए। तो उनको पता है कि ये ऑनलाइन इकोनॉमी कैसे काम करती है, लोगों को किस किस वक़्त पे किस चीज़ की सर्च करने की ज़रूरत पड़ती है और इसीलिए वो उसी को कहीं न कहीं उसको अपील करने के लिए, उसको फ़ीड करने के लिए, वो अपने गानों की टॉपिक्स बदलते रहते हैं निधीश। ये मतलब अभी हमने देखा कि न्यूज़ क्लिक जैसे जो एक जर्नलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन को अभी हाई कोर्ट में जाके और लंबे समय के बाद एक तरह से राहत मिली और उनके जो संस्थापक थे उनको तो कुछ दिन जेल में भी रहना पड़ा था। तो ऐसा कैसे है कुणाल कि ये जो जो लोग सचमुच जो जर्नलिज्म करते हैं या जो सवाल उठाते हैं सरकार के साथ उसको लेकर सरकार भी और ये सारे प्लेटफॉर्म भी बहुत ज़्यादा एकदम सक्रियता के साथ उनका दमन या उनको उन पे डंडा चटकाने लगते हैं। पर जब ये जो पूरी जो बकवास चल रही है, ये जो पूरा नफ़रत का जो पूरा नंगा नाच चल रहा है, ये सब इस पे कार्रवाई क्यों नहीं होती उसी कानून के मुताबिक जो है? देखिए, ये तो निधीश प्लेटफ़ॉर्म्स को ही बताना पड़ेगा हमें कि भई आप क्यों कर रहे हैं? आप ये दुगना अलग-अलग डबल स्टैंडर्ड्स आप क्यों रख रहे हैं हर चीज़ के लिए इंटरनेट पे? लेकिन मेरी एक इन्फॉर्म्ड गेस यही है कि आखिरकार ये प्लेटफ़ॉर्म्स एक एक धंधा करने आए हैं और उनके लिए इंडिया एक मार्केट है और कुछ नहीं है। तो इंडिया के मार्केट को जितना वो एक्सेस कर पाएँ, जितना पेनिट्रेट कर पाएँ, वो अगर कर सकते हैं तो उनको पता है वो सरकार की तरफ से ही कर सकते हैं। तो अगर सरकार की तरफ से अगर सरकार की सहायता आपको चाहिए मार्केट पेनिट्रेट करने के लिए, तो सरकार जो कहे आपको करना पड़ेगा। दूसरी बात कि जैसे ही नरेंद्र मोदी सरकार आई है 2014 से, उन्होंने अगर हम अब हमारे जो इंटरनेट को गवर्न करने के लिए जो रूल्स हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, उसमें इतने सारे बदलाव लाए हैं कि अगर आप देखिए प्लेटफ़ॉर्म्स को बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं मिलता कि वो अपनी बात रख सकें। तो अ, रूल्स में जो बदलाव लाए हैं पहले वो स 72 आवर्स में अगर ग सरकार उनको कहे कि भई आपको कंटेंट निकालना है, तो उनको पहले 72 आवर्स मिलते थे, पहले एक कमिटी बैठती थी, वो डिसाइड करती थी। अब उसको कम कर के 3 घंटे हो गए हैं वो विंडो, जिसमें सरकार कहे और आपको वो निकालना है। तो अगर एक प्लेटफ़ॉर्म यहाँ भारत में धंधा करना चाहता है और अगर वो अपने आप मार्केट को रिटेन करना चाहता है, तो शायद वो यही सोचेगा कि भाई मैं क्यों पंगा लूँ इनसे। अगर वो कहते हैं कि नीतीश की चैनल को निकाल दीजिए क्योंकि नीतीश बहुत ज़्यादा मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हैं, तो हम निकाल देंगे, हम कोई कोई सवाल नहीं करेंगे। जी। उसी सरकार को चाहिए कि हिंदुत्व पॉप के गाने बने रहें और वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, तो हम उनको रखेंगे। तो मुझे नहीं लगता प्लेटफ़ॉर्म्स की कोई आइडियोलॉजी है। प्लेटफ़ॉर्म्स बस सत्ता के साथ और धंधे के साथ है नीतीश। इसमें एक और बात जो इस रिपोर्ट में है आप लोगों की उसमें ये कि 103 ब्रांड्स हुई जो बीच में ये पैसे इस तरह से आते हैं कंटेंट क्रिएटर के पास। एक तो कि वो बीच में विज्ञापन जब आते हैं गाने के बीच में,
तो उसमें 103 ब्रांड्स को लिस्ट किया गया है कि ये ब्रांड्स हैं जो इसके बीच में विज्ञापन आते हैं, बाकी नहीं आते। तो वो शायद ब्रांड्स ने भी इजाज़त दे रखी कि आप इस तरह के गानों में, या उन्हें पता नहीं, पता है कि नहीं पता, कि कैलॉग्स को पता है कि नहीं पता कि वो हिंदू खतरे वाले जो हैं, नफरती और हिंसक उतर है। तानिश जो है वो अभी उससे फिल्म भी आई है शायद। तो तानिष्क है, लेवाइस है, लेवाइस जो जीन्स की कंपनी है, तानिष्क घड़ी की, और जी क्या बोलते हैं ज्वेलर्स कंपनी, ओरियो जो बिस्किट कंपनी है, और कैलॉग्स। इसमें 4 नाम मैं देख पा रहा हूँ, और ये और भी बड़े नाम होंगे इसमें। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी है नीतीश। रिजर्व रिजर्व बैंक ऑफ बैंक इंडिया ऑफ इंडिया, चलिए, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है। जिनका काम था रुपए को संभालना, वो तो संभाल नहीं पा रहे वो, और वो इस देश में नफरत बढ़ाने का काम ऊपर से एक्स्ट्रा कर रहे हैं, जिसके बाद जी पैसे नहीं मिल रहे उनको। तो ये गजब का एक मामला है कि तो एक तो प्लेटफॉर्म्स हैं, एक तो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, दूसरे प्लेटफॉर्म्स है जो उनको बहुत हवा दे रहे हैं, एक सरकार है जो कुछ नहीं कर रही है, और चौथा है जो विज्ञापन दाता है जो इस पूरी इसी स्कीम में शामिल है, और वो इसमें पैसे दे रहा है उस कंटेंट क्रिएटर को, ताकि, क्योंकि ये कंटेंट क्रिएटर जो नफरत और हिंसा फैला रहे हैं, वो ये कह रहा है कि ओरियो खाओ और हिंसा करो, या तनिष्क पहनो और ये हिंसा करो, लेवाइस की जीन्स पहनो और फिर लोगों को मारो। मतलब ये इस तरह का मुझे समझ में आया कि भाई अगर ऐसी फिल्म में अगर ये विज्ञापन आ रहा तो क्या बताना चाह रहे हैं जो है हम, इनका मैसेज क्या है, जो है इसको एक सराउंड साउंड कहते हैं। अच्छा विज्ञापन वो होता है जो प्रोडक्ट को ऐसे प्लेस करे जहाँ पे लोग तमीज की बात और एक इंसानियत बना के रखते हैं अपनी, तो वो जाहिर तौर पे इसमें नहीं दिखलाई पड़ता। तो ये एक और बात है जो इसमें, जो कमर्शियल कॉरपोरेट प्लेयर्स इस नफरत और हिंसा के खेल में हैं। थोड़ा नहीं, और मैं तो ये चाहूंगा नीतीश की ये सारे कंपनीज जो है, एक तो 3 कंपनीज जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं, कि वो बाहर आके कह दे, ये रिपोर्ट के बारे में स्पष्टीकरण दे दे कि नहीं, हमें तो इन इन नफरत वाले गानों से कोई लेना देना नहीं है। ये तो हमने तो बस ऐड का पैसा दिया था ऐड चलाने के लिए, अब यूट्यूब ने चला दिया है, तो हम तो इन गानों से सहमत नहीं है। मेरी तो ये प्रार्थना होगी इन इन ब्रांड से कि आप बाहर आके कह दीजिए कि भाई, हिंदू और मुस्लिम के बीच हमें कोई दरार नहीं डालनी, हमको कोई नफरत पैदा नहीं करनी, हमको कोई कोई वायलेंट रेटोरिक नहीं चलाना। तो बस उतना तो कह दे ये लोग। शायद ये हम उनको आपकी गलत बहुत समझ रहे हैं, बहुत शायद। बहुत बहुत सभ्य और शालीन आपकी ये मांग है। मैं तो चाहता हूँ कि अपने बच्चों को दिखाओ, जो जो इस सबके जो इस इन कॉर्पोरेट कंपनियों के जो सीईओज वगैरह बैठे हुए हैं, जिन्होंने पैसे बांटे, ब्रांड मैनेजर से सब, अपने बच्चों को ये सुबह शाम ये गाने सुनाओ पहले, कि वो भी ताकि ऐसे ही बने, और ताकि उनको भी कुछ इस तरह का और फायदा मिले, जिस फायदे के कारण आप उनको पैसे दिलवा रहे हो इस तरह से। क्योंकि ये जाहिर तौर पे, मतलब एक मानसिक तौर पे बीमार समाज ही इस तरह की चीजें कर सकता है, और उसमें आप शामिल हैं। दरअसल आपको ये बात, वो आप इस ये, और ये आपराधिक मामला है, और इसमें वो सारे कॉरपोरेट्स भी शामिल हैं, जैसे कि इसमें पुलिस शामिल है, जैसे कि इसमें सरकार शामिल है, आपके जो आईटी कानून के लोग हैं वो सब शामिल हैं, इसमें नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं, क्योंकि वो भी मैं देख रहा था कि वो केरला फाइल से ऐसी किसी इस तरह की फिल्म को उन्होंने वो खुद प्रमोट कर रहे थे। नीतीश, एक हमारे मतलब वो प्रधानमंत्री जी करते हैं का प्रमोट। एक एक रिकॉर्ड है, वो जी हमें उनसे नहीं लेना चाहिए। जितनी भी प्रोपेगेंडा फ़िल्म्स आई है, जी। केरला स्टोरी से लेकर कश्मीर फाइल्स से लेकर धुरंधर तक, वो हर फ़िल्म को प्रमोट किया है मोदी जी ने। तो ये रिकॉर्ड हमें मोदी जी से छीनना नहीं चाहिए, ये मोदी जी का ही रिकॉर्ड है। बिल्कुल मोदी जी का ये रिकॉर्ड, जब मोदी जी ऐसा करेंगे तो मैं उस दरभंगे के बच्चे से मैं क्या उम्मीद करता हूँ, जो इस तरह के गाने बनाता है, और वो शायद कुछ पैसे भी कमाता है, क्योंकि वो उसकी मजबूरियां भी दूसरी किस्म की हैं। वो तो कहीं का मंत्री प्रधानमंत्री नहीं है वो। तो आप उस माहौल को हवा कौन दे रहा है, उस आग को हवा देने वाला कौन है, ये भी उनको हमको देखना पड़ेगा, जो इस देश के नागरिक हैं, इस देश में रहते हैं, इस देश के लोग हैं, और खास तौर पे अगर वो हिंदू हैं तो, क्योंकि ये सब उनके नाम पे किया जा रहा है। क्योंकि इसमें एक और भी गाना है जिसमें एक 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 एक, एक या क्या बोलते हैं, इन्फ्लुएंसर है, प्रेम कृष्ण वंशी, जिनको योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पुरस्कार दिया है। योगी आदित्यनाथ खुद भी जो हैं वो एक स्टार हैं इस तरह के गानों के, जिसमें हमको कहीं बुलडोजर बाबा कहा जाता है, और फिर कई जगह कहा जाता है कि वो दिल्ली आएंगे, दहाड़ेंगे दिल्ली आके। तो इसमें ये सब कुछ मिक्स भी है, इसमें पॉलिटिक्स भी चल रही साथ साथ, इसमें कॉमर्स भी चल रहा है साथ साथ, इसमें हेटरेट चल रही है साथ साथ। नीतीश, और हमारे हमारे बम्बई में ये एक साइन अक्सर देखी जाती है, हर कुछ दिनों के बाद, हर कुछ हफ्तों के बाद, कि पूरा का पूरा अंबानी परिवार जो है, वो सिद्धिविनायक का जो मंदिर है गणपति का, वहाँ सारे पहुँच जाते हैं, माथा टेकते हैं, पूजा करते हैं, पूजा अर्चना होती है, सारा कुछ होता है।
अब उसी अंबानी परिवार का चैनल दिन रात हिंदू मुस्लिम करता है और नफरत फैलाता है। बिल्कुल। तो देश का जो सबसे अमीर आदमी है, एशिया के चंद अमीरों में से एक आदमी अपना पैसा इस चीज पे लगा रहा है कि भारत के समाज को वो बिखरे और उसमें दरार डाले। तो अगर हमारा हमारा सबसे अमीर आदमी अगर अपने पैसे इसमें लगा रहा है और बिल्कुल। फिर जाके वो मंदिर में माथा टेक रहा है और कह रहा है कि मैं तो हिंदू हूँ, देखिए मैं तो कितना डिवोशनल हिंदू हूँ मैं, तो हम्म, उसका क्या माने हम? बिल्कुल। और अगर सबसे अमीर आदमी ये कर रहा है, सबसे बड़ा कॉर्पोरेशन भारत का ये कर रहा है, तो फिर ये छोटे-छोटे ब्रांड्स को तो हम क्या ही कह सकते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल सच बात है ये। और साथ में मतलब मीडिया संस्थान तो अपने आप में मतलब कहना ही चाहिए कि वो ये दोनों सब एक इस ऑर्केस्ट्रा में वो भी शामिल है, क्योंकि वहाँ पे भले म्यूजिक नहीं है पर उन्हें उसमें शोर है और वो रोज का प्राइम टाइम इसी पे चल रहा होता है। एक और जो इसमें डेटा में एक और बात है कि जो ये हमको लगता है कि सब मुसलमानों के खिलाफ है पर ये ईसाइयों के खिलाफ भी है। और इसमें 2024-25 में 41% लगभग मतलब अ, 1.5 गुना ज़्यादा हुआ है जो ये जो ईसाइयों के खिलाफ इस तरह का जो कंटेंट जी। बनाया जा रहा है। तो ज़ाहिर तौर पे हिंदू जो है, हिंदू को जो खतरा है वो मुसलमान से भी है, हिंदू को खतरा जो है ईसाई से भी है, फिर उसको कहीं-कहीं आदिवासी से खतरा हो जाता है, कहीं उसको सिखों से खतरा है। हिंदू सबसे ज़्यादा खतरे में है इस देश में बहुसंख्य होने के बावजूद। और उसमें मैं और आप शामिल हैं और हम खतरे में हैं इस देश में जो है। ये एक नहीं, नहीं। अलग ही लॉजिक काम कर रहा है। और अगर मेरा दिमाग अगर खिसका हुआ नहीं है और उसमें कोई मानसिक तौर पे अगर मैं रोगी नहीं हूँ, तो और लॉजिक से काम करता हूँ और कॉमन सेंस मेरा काम करता है, तो ज़ाहिर तौर पे इस बात पे यकीन करने का कोई मतलब नहीं है। पर इस देश में बहुत सारे लोग हैं जो उसके लिए खून खच्चर करने को तैयार हैं। नहीं, और मैं तो हम कभी-कभी ये भी सोचता हूँ कि ये जो लोग हैं, ये जो मान मान लेते हैं कि भाई यही सबसे बड़ा मुद्दा है। क्या हुँ, उनकी सड़कों पे गड्ढे नहीं हैं? क्या उन्हें ब्रिज गिरते हुए दिखते नहीं हैं? क्या उनके हवाई जहाज़ क्रैश नहीं हुए हैं? तो मतलब ये कौन से देश में जी रहे हैं वो? क्योंकि उनके लिए वो सारे मुद्दे तो है ही नहीं, पेपर लीक नहीं होते, एग्ज़ाम्स जो है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती, पॉल्यूशन नहीं होता उस देश में उनके। तो कहीं न कहीं आपको उसी उसी चीज़ों पे आपको बिज़ी रखा गया है कि आप बस हिंदू मुसलमान और हिंदू सिख और क्रिश्चियंस की बात कीजिए। आप ये बात मत कीजिए कि आपके आपकी सड़कों पे गड्ढे हैं, आपको चलने की जगह नहीं है, आपकी हवा जो है प्रदूषित है। आपके बच्चे की नौकरी कल मिलेगी कि नहीं मिलेगी? एआई आ जाएगा तो वो नौकरी को का क्या करेगा? ये सारे सवाल मत पूछिए आप। बस आप यही देखते रहिए कि आप खतरे में हैं। अगर आप घर से बाहर नहीं निकल सकते तो हमारे बजरंग दल तो है। वो जाएँगे चर्च में, वो जाएँगे मस्जिद के बाहर और वहाँ नाचेंगे। आप अपने घर पर बैठ के व्हाट्सऐप देखते रहिए बस। तो ये बिल्कुल। कहीं न कहीं लोगों को ये अच्छा, थोड़ा-सा इसमें समझ इसमें क्राउड व्हाट्सएप शामिल नहीं है, जो सबसे ज़्यादा जो बड़ा जो लोकप्रिय भारत का सबसे बड़ा जो लोकप्रिय पर वो क्योंकि वो गेटेड है, प्राइवेट लगता है वो चैट होता है। तो उसमें पर इस सबसे ज़्यादा ज़ाहिर तौर पे हम दोनों अपने लॉजिक से ही बात कह सकते हैं कि जितना ये तीनों चारों जगहों पे है, उससे कहीं ज़्यादा व्हाट्सएप पे ये सब फैलाया जाता है क्योंकि वो चैट्स प्राइवेट होती हैं। पर मैं 2 बातों से इसको ख़त्म करना चाहूँगा। एक, जो अभी जो 3 लोग जो मारे गए जो अ, मर्चेंट नेवी के लोग थे, उसमें से एक शर्मा जी थे जो हिमाचल के थे। और उनके फादर जो हैं वो लगातार इस तरह के नफ़रती ट्वीट करते थे और वो कहते थे कि वो मुसलमानों से हिसाब करने के लिए वो कहते थे कि हाँ, इज़राइल सही कर रहा है कि फ़िलिस्तीन के जो बच्चों-वच्चों को जो मारा मारा जा रहा है, ये सब ठीक हो रहा है। ऐसा ऐसा ट्वीट है उनका। अब दुर्भाग्य की बात ये है कि उनका खुद का बेटा जो है वो अमेरिकी हमले में मारा गया और ये खुद दुर्भाग्य की बात। पर मैं सोच रहा था कि ये जो वो भी जो पिता हैं वो हिमाचल में किसी कस्बे के या ज़िले के होंगे और वो इस तरह से क्यों कर रहे थे कि उनको इज़राइल और फ़िलिस्तीन की लोग कितनी क्यों पड़ी हुई, तो क्या साबित करना चाहते हो? या उनको ये कंटेंट उनका खुद का था या कहीं से फॉरवर्ड आया था जो वो भी उसको रीपोस्ट कर रहे थे उसके साथ? तो हमको ये समझना पड़ेगा कि ये जो पूरा का पूरा जो आंकड़ा है ये एक-एक व्यक्ति की ज़िंदगी में किस तरह से ये प्ले आउट कर रहा है। जी, जी। दूसरा जो जिस वीडियो पे हम ये बात खत्म करेंगे, जब कुणाल अपनी बात खत्म करेंगे, तो मैं जिस पे हम अपने एक ये बातचीत खत्म करेंगे वो ये वीडियो है जहाँ पे अमेरिकी सीनेट में अ, जकरबर्ग से लोग पूछ रहे उनसे उनके बच्चों से बात करवा रहे हैं कि जिनके साथ सोशल मीडिया के कारण जो है हिंसा हुई और उनसे पूछा जा रहा है कि क्या आप इनसे माफ़ी माँगेंगे? तो आप खुद देखें दर्शकों की उस वीडियो में क्या हो रहा होता है क्योंकि उसमें वो शायद माफ़ी मुझे नहीं लगता है वो माफ़ी माँगते हैं।
इस बात को लेके। तो ये समझ पाना कि ये इनको पता है, ये इन्हें कोई अफसोस नहीं है इस बात का कि हम देश का, समाज का, बच्चों के साथ हम क्या कर रहे हैं, कितनी हिंसा नफरत फैला रहे हैं। चौथा, सरकार इसमें शामिल है, इसमें कॉरपोरेट्स इसमें शामिल हैं, और आपके पास सिवा इस बात का कोई रास्ता नहीं कि इसमें सोशल मीडिया को आप जो है खुद उसके चौकीदारी आपको खुद करनी पड़ेगी, नहीं तो कोई रास्ता निकलता है। उड़ान नहीं, बिल्कुल नीतीश, और ये मुझे लगता है बहुत दुर्दैव भी कि एक चीज़ है कि अगर आपने जो जो ज़करबर्ग वाले वीडियो की बात कर रहे हैं, वो यूएस में हो रहा है, जहाँ ये कंपनीज़ बेस्ड हैं। लेकिन उन कंपनियों का सबसे बड़ा मार्केट जो है वो इंडिया है। तो क्या वो इंडिया के प्रति उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? अपने वो तो उपभोक्ता चलिए जी, हम कॉर्पोरेशंस तो उपभोक्ता हैं, हम उसके कंज्यूमर हैं। जी, वो कंटेंट क्रिएटर है जो प्रोडक्ट बना रहा है, ये प्लेटफॉर्म है जो लोगों तक पहुंचाता है, हम उसके कंज्यूमर हैं जिसके बेस पे जी, उनको विज्ञापन मिलते हैं, जी, जिसके बेस जी, पे वो पैसे कमाते हैं। तो ये थोड़ा सा दर्शकों को समझ समझ पाने के लिए कि ये समीकरण है क्या। तो बिल्कुल। वो उनकी उनकी कोई भी प्रतिबद्धता, कोई भी ईमानदारी, कोई वफादारी हमारे लिए नहीं है, जो कंज्यूमर है इसके लिए। नहीं, और भले ही मैं तो कहता हूँ भले ही उनकी तरफ से ना हो, भले ही कॉर्पोरेशन है वो, आखिर में वो तो धंधा करने आया है, तो भले ही उनकी तरफ से ना हो, लेकिन क्या हम जो लोग हैं भारत के, क्या हमको ये नहीं लगता कि भाई ये बाहर का कॉर्पोरेशन आकर हमें नफ़रत, हमारे बीच में नफ़रत फैला रहा है, जो 200 साल पहले ब्रिटिशर्स ने किया था, वो आज इन कंपनीज़ का काम हो रहा है कि यहाँ आके आप नफ़रती बातें करें, लोगों में तनाव भड़काएँ, नफ़रत भड़काएँ। तो क्या हमारे यहाँ के लोगों को नहीं लगना चाहिए कि नहीं ये गलत हो रहा है? जैसे जैसे जो आप वीडियो की बात कर रहे हैं, जैसे वो बच्चे और जो उनके माँ-बाप हैं, वो ज़करबर्ग से वो माफ़ी माँग रहे हैं, वो उसको कह रहे हैं माफ़ी माँगने के लिए। तो क्या भारत में ये नहीं होना चाहिए कि भारत के लोग, भारत की सरकार को कहीं न कहीं फ़ोर्स करें कि भई ये बाहर की कंपनीज़ जो आ रही हैं, क्या 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 ये सही है कि वो यहाँ के नफ़रत फैला सकती हैं वो? जी, तो कहीं न कहीं ये देखिए, मैं जब ये कहूँगा तो ये शायद बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी बात लगेगी कि आप मतलब आप सोच भी कैसे सकते हैं कि आज के भारत में ऐसा हो। लेकिन कहीं न कहीं नीतीश, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी अनफॉर्च्यूनेट चीज़ जो ये हुई है पिछले कुछ सालों में, वो ये है कि हमने अकाउंटेबिलिटी का जो प्रिंसिपल होता है वो पूरा का पूरा खो दिया है। बिल्कुल। एक ज़माना ये था कि जब शिवराज पाटिल दिन में 3 बार उन्होंने कपड़े बदले तो उनकी नौकरी चली गई थी एज़ अ होम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। जी, लाल बहादुर शास्त्री ने रेलवे एक्सीडेंट के बाद अपना इस्तीफ़ा दे दिया था एज़ द रेलवे मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। लेकिन आज हम देखें किस रिस्पॉन्सिबिलिटी के स्टेज में है कि कोई कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, आप किसी को पूछ भी नहीं सकते कि आप इस्तीफ़ा क्यों दे रहे हैं। हमारे यहाँ आज रेलवे एक्सीडेंट हो जाता है तो रेल मंत्री का रील आ जाएगा, लेकिन इस्तीफ़ा नहीं आता उसका। बिल्कुल। तो ये कहीं न कहीं एक अकाउंटेबिलिटी का कल्चर हमारे देश में खत्म होते जा रहा है और खत्म हो चुका। लोगों को अलर्ट रहना पड़ेगा। सरकार तो नहीं चाहेगी कि अकाउंटेबिलिटी हो, लेकिन लोग अलर्ट नहीं रह रहे हैं और मुझे मुझे लगता है ये बहुत खेद की बात है। मेरे ख्याल से हम सबको अपनी चौकीदारियाँ खुद करनी पड़ेगी, और ये ज़ाहिर तौर पे किसी भी एक लोकतंत्र के लिए, एक देश के लिए सबसे ज़्यादा दुर्भाग्य की बात है, और इस दुर्भाग्य के ज़िम्मेदार इस देश की सरकार है, और इस देश के में वो सब लोग हैं जो इसमें इस तरह के धंधा चलाने देते हैं, इस तरह के माहौल को हवा देते हैं। अ, बहरहाल बहुत-बहुत शुक्रिया कुणाल आपका इस बातचीत के लिए। इस मैं इस हम वो वीडियो देखेंगे आखिरी में इसका, और उसके पहले मैं अब साइन ऑफ कर देता हूँ, जिसमें कि आप अपना ख़्याल रखिए, अपने बच्चों का ख़्याल रखिए। उन्हें इस नफ़रत के ज़हर और हिंसा से बचाइए, और क्या बोलते हैं, खुद को भी और अपने समाज को भी सवाल करिए इन चीज़ों को जब आप देखते हैं। जो चीज़ हम अपने बच्चों के साथ नहीं चाहते, हम या अपने घर के लोगों के साथ नहीं चाहते, हम दूसरों के लिए ऐसा क्यों चाहते हैं? ये भी एक सवाल है शायद जो पूछा जाना चाहिए। और अगर आपको ये बातचीत अच्छी लगी तो अपने हम ख़्यालों के साथ इसको साझा करिए, इसको शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और हमारे साथ सहयोग करिए, और अपना ख़्याल रखिए। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। और अब सुनते हैं वो क्लिप जो ज़करबर्ग ने, जो वहाँ सीनेट में जो जिस तरह से बेशर्मी के बीच में लोगों ने कहा था कि आपको क्या माफ़ी नहीं माँगनी चाहिए, और वो उसको घुमा-फिरा के उसके बारे में बात कर रहे थे। नमस्कार। Who did you Senator, fire? Yeah, I said you mischaracterized. the data. 37% of teenage girls between 13 and 15 were exposed to unwanted nudity in a week on Instagram. You knew about it. Who did you fire? Senator, this is why we're building all Who these did you different fire? tools. Senator, I don't think that's. Who did you fire?
I'm not going to answer that. That's Because you didn't fire anybody, right? You didn't take any significant I don't think action. it's appropriate to talk about like It's not individual HR appropriate. decisions. Do you know who's sitting behind you? You've got families from across the nation whose children are either severely harmed or gone, and you don't think it's appropriate to talk about steps that you took? The fact that you didn't fire a single person? Let me ask you this. Let me ask you this. Have you compensated any of the victims? Sorry? Have you compensated any of the victims? These girls, have you compensated them? I don't believe so. Why not? Don't you think they deserve some compensation for what your platform has done? Help with Senator- counseling services, help with dealing with the issues that your services caused? Our job is to make sure that we build tools to help keep people safe. Are you across going our to platform. compensate them? Senator, our job and what we take seriously is making sure that we build industry-leading tools to find harmful To make content, money. take it off the services, To make money. and to build tools that empower parents. So you that didn't help take working any people. action, you didn't That's take not any true, action, you Senator. didn't fire anybody, you haven't not true. compensated a That's single not- victim. that's Let not me what I ask you said. this, let me ask you this. There's families of victims here today. Have you apologized to the victims? Would you like to do so now? Well- They're here, you're on national television. Would you like now to apologize to the victims who have been harmed by your product? Show them the pictures. Would you like to apologize for what you've done to these good people? आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया की खबर।